नमस्कार, चुनावी चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। हम आज बात करेंगे चुनावी चर्चा में दिग्गजों के दौरों की। जैसे जैसे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, वैसे वैसे प्रधानमंत्री से लेकर के अन्य नेताओं के दौरों की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी आज रायपुर में थे, तो प्रियंका गांधी धार के दौरे पे थी। प्रधानमंत्री जो है वो खुद जबलपुर में थे और रानी दुर्गावती की मूर्ति का अनावरण करने के लिए पहुंचे थे। तो सभी दलों के तरफ से इसके साथ ही साथ सौगात भी बांटी जा रही है, कई तरह की घोषणाएं की जा रही है, भले ही वो आधी अधूरी ही क्यों ना हो। आइए शुरुआत करते हैं चुनावी चर्चा की। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी के जबलपुर दौरे की बात कर लेते हैं। गोंड रानी दुर्गावती की जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी जबलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने रानी दुर्गावती की मूर्ति और उनके जीवन पर आधारित म्यूजियम का लोकार्पण किया। रानी दुर्गावती आज ही के दिन यूपी के बांदा में जन्मी थी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्र सरकार के कामों को गिनाया, तो साथ ही उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि रानी दुर्गावती का जीवन सर्वजन हिताय का संदेश देता है। तो साथ ही उन्होंने कहा कि आज़ादी के योद्धाओं को भुला दिया गया है। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी सरकार ने गरीब महिलाओं को धुएं से आज़ादी दिलाई। तो साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश रही है कि युवाओं को यहीं पर रोजगार मिले। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि फर्जी नामों से पहले ही सरकार लूट मचाती रही है, लेकिन उन्होंने 2014 के बाद आने के बाद इन सब फर्जी नामों को हटवा दिया है। क्या कहा प्रधानमंत्री ने, सुनाते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। हम प्रधानमंत्री के मोदी के आने के साथ साथ अब केंद्रीय मंत्रियों के आने का भी सिलसिला जो है तेज हो गया है। लेकिन अब प्रियंका गांधी की बात कर लेते हैं। अनुराग ठाकुर की बात थोड़ी देर बात करेंगे। प्रियंका गांधी जो है वो भी आज थी मध्य प्रदेश में, धार पहुंची थी। आपको हम दिखा रहे हैं। और वहां पर उन्होंने कहा कि 18 साल के बीजेपी के राज में 250 से अधिक जो है वो घोटाले हुए हैं। साथ ही प्रियंका का कहना था कि पटवारियों की हड़ताल तो कई महीनों से चल रही है। सुनाते हैं प्रियंका गांधी ने क्या कहा है। 18 सालों में 250 से ज्यादा, 250 से ज्यादा घोटाले हुए हैं। अगर हम उसकी लिस्ट बनाने चले तो हम यहां पे 2 घंटे के लिए खड़े रहेंगे। बच्चों के पोषण का घोटाला, मिड डे मील का घोटाला, बच्चों के एडमिशन का घोटाला, सर्व शिक्षा अभियान में घोटाला, स्कॉलरशिप में घोटाला, भर्ती की परीक्षाओं में घोटाला, नौकरियों में घोटाला, धार में यहाँ के डैम के बनाने में भी भ्रष्टाचार हुआ। तो मुझे ताज्जुब हुआ कि जो जो हम कहते हैं वही वो कहते हैं। हम कहते हैं उन्होंने घोटाले किए, वो कहते हैं हमने किए। हम कहते हैं हमने विकास किया, वो कहते हैं उन्होंने किया। हम कहते हैं हमने रोजगार दिलाए, वो कहते हैं उन्होंने दिलाए। तो मैं सोच रही थी कि ये तो भाषण तो सभी सेम कहते हैं, वही भाषण है। तो आपने प्रियंका गांधी को सुना। और क्या राजनीतिक हलचल चल रही है मध्य प्रदेश में। हालांकि अभी तक चुनाव के तारीखों की घोषणा नहीं हुई है। अपने सहयोगी इजहार के पास चलते हैं। इजहार, बताइए, काफ़ी गहमा-गहमी है। प्रधानमंत्री एक तरफ जबलपुर में थे, तो प्रियंका गांधी जो थी वो धार में थी। तो निश्चित रूप से अब राजनीतिक गर्माहट तेज होती जा रही है और साथ ही साथ कई तरह की घोषणाएं भी हो रही हैं, भले ही वो आधे अधूरे परियोजनाओं का ही क्यों ना हो। बिल्कुल, देखिए, मध्य प्रदेश में भले ही मौसम सर्दी का शुरू हो रहा हो, लेकिन राजनीतिक जो गर्मी है वो लगातार बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश का जो राजनीतिक पारा है वो बड़ा हुआ है। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर के नेता, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, एक पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव के लगातार दौरे मध्य प्रदेश में हो रहे हैं और दोनों ही पार्टी के बड़े नेता अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक पार्टी में जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने चुनाव प्रबंधन की कमान संभाल रखी है, तो वहीं दूसरी पार्टी में जो केंद्रीय उनके जो
जो शीर्ष नेतृत्व के नेता हैं, जो उनके मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं, जो उनके मीडिया प्रभारी हैं, वो मैदान में उतरे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में एक बड़ा ही घमासान छिड़ा हुआ है और आचार संहिता लगने में अब बहुत कम समय बाकी है। उससे पहले दावे वादों का दौर लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं, सीएम शिवराज सिंह चौहान हैं, नरेंद्र सिंह तोमर हैं। लगातार जो है वादे किए जा रहे हैं, घोषणा की जा रही हैं, दावे किए जा रहे हैं। दोनों ही तरफ से ये जो देख रहे हैं हम लोग, आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। ट्विटर पर जमकर एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं, बयानबाजी भी सामने आ रही है। तो इससे कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश का राजनीतिक पारा बढ़ा हुआ है और राजधानी भोपाल में साफ देखने को मिल रहा है। जी जी इजहार, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, मैं नीलेश के पास भी रायपुर चलेंगे, लेकिन आपने एक जिक्र किया कि मीडिया कोऑर्डिनेटर्स जो है वो उन्होंने डेरा डाल दिया है भोपाल में, और दूसरी बात जो आपने कही, ट्विटर पे भी लड़ाई चल रही है। तो मेरा आपसे एक सवाल है, मीडिया कोऑर्डिनेटर क्या हर राष्ट्रीय पार्टी के वहाँ जाके उन्होंने क्या अब वो एक होटल में वो स्थापित हो गए हैं? क्या उन्होंने आप लोगों से या अन्य पत्रकारों से उन्होंने संपर्क करना शुरू कर दिया है? पहला सवाल ये। दूसरा, मध्य प्रदेश जैसे राज्य में ट्विटर कितना इफेक्टिव है? क्या सच में उसको एक गंभीर माध्यम माना जाए वहाँ पर प्रचार के लहजे से? बिल्कुल, देखिए, अगर हम बात करें तो जो राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय नेता हैं, मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो लगातार जो मीडिया के लोग हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। बीजेपी बीट देखने वाले से जो है बीजेपी के नेता लोग संपर्क कर रहे हैं, प्रवक्ता संपर्क कर रहे हैं। कांग्रेस बीट वालों से कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के प्रवक्ता जो है संपर्क कर रहे हैं और ऑफिसों में जाने का दौर लगातार जारी है। मीडिया से मेल मुलाकातें की जा रही हैं। उनको जहां बीजेपी लगातार सरकार की जनहितैषी योजनाएं और जो दावे वादे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करने के लिए कह रही है, तो वहीं कांग्रेस लगातार मीडिया के लोगों से संपर्क कर रही है, उन्हें बता रही है कि ऐसे माहौल में भी आप हमारी मदद कर रहे हैं, आप सरकार की जो गलत नीतियां हैं, गलत फैसले हैं, उनको दिखा रहे हैं। हमें आपसे इसी तरह की मदद है, लगातार जो आप सहयोग कर रहे हैं उसको बनाए रखें। तो ये चर्चाओं का दौर है, मेल मुलाकातों का दौर लगातार जारी है। दूसरी बात आपने कही कि मध्य प्रदेश जैसे राज्य में ट्विटर का क्या रोल रहेगा, या ट्विटर पे जिस तरह का आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, तो मैं बता दूं कि इस बार के जो विधानसभा चुनाव हैं उसमें 22 लाख जो है नव मतदाता जुड़े हैं, और अगर हम बात करें 18 साल से लेकर 30 साल की उम्र की, तो करीब 1 करोड़ 60 लाख मतदाता ऐसे हैं जो 18 साल से लेकर 30 साल की उम्र तक हैं। यानी कि कहीं ना कहीं ये 1.5 करोड़ से ज़्यादा मतदाता ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहते हैं, और कहीं ना कहीं ट्विटर एक बहुत बड़ा माध्यम है युवाओं तक पहुंचने का, युवाओं तक अपनी बात पहुंचाने का, और युवाओं के जरिए मध्य प्रदेश में अपनी नीति रीति, दावे वादे, आरोप प्रत्यारोप को जन जन तक पहुंचाने का। जी इजहार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पूरी बात अच्छे से समझाई। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं जरा छत्तीसगढ़ की। प्रधानमंत्री मोदी के साथ ही केंद्रीय मंत्रियों के आने का सिलसिला भी लगातार इन राज्यों में जारी है। आचार संहिता लगने से पहले केंद्रीय सूचना और प्रशासन एवं युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचे। रायपुर एयरपोर्ट पर अनुराग ठाकुर का स्वागत किया गया। अनुराग ठाकुर भारतीय जनता पार्टी के मीडिया ऐप को लॉन्च करने पहुंचे थे। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। अभी किंगपिन बाहर है, किंगपिन का नंबर भी आएगा, जांच चल रही है, और जिसको आज तक ये ईमानदारी का सर्टिफिकेट श्रीमान अरविंद केजरीवाल बांटते रहे वो 1-1 साल से जेल में है। क्या अरविंद केजरीवाल जी को किसने अधिकार दिया ईमानदारी के सर्टिफिकेट बांटने का? सत्येंद्र जैन जी जेल में है, मनीष सिसोदिया जी जेल में है, संजय सिंह जी जेल में जा रहे हैं, और अगली किसकी बारी है? ये मीडिया की हेडलाइन बनने की तैयारी है। तो आप अनुराग ठाकुर को सुन रहे थे, रायपुर पहुंचे थे बीजेपी के मीडिया ऐप को लॉन्च करने के लिए। नीलेश हमारे साथ जुड़ गए। नीलेश, बताइए किस तरह की तैयारी है बीजेपी की? ये मीडिया ऐप क्या है, किस तरह की जानकारी होगी इसमें? ये ऐप क्या आप पत्रकारों के लिए है, जनता के लिए है, क्या है ये? देखिए, ये ऐप जनता के लिए ही लॉन्च किया गया है और इसका नाम दिया गया है भू पे करो।
तो इस पर ये आरोप है इनका कि जैसे भू से भूपेश और पे मतलब आप इसके लिए पे करिए, जैसे कि डिजिटल पे के बहुत सारे माध्यम होते हैं डिजिटल पेमेंट करने के लिए। जब आप कुछ खरीदारी करते हैं तो उसी के तर्ज पर, जैसे फ़ोन पे का एक जिक्र कर लेते हैं हम लोग, तो फ़ोन पे के ही तर्ज पर भू पे का इन्होंने नाम दिया और उसको एक स्कैनर कोड भी इसका जारी किया गया है, जिसको सोशल मीडिया पे काफ़ी प्रचार प्रसार उसका किया जाना है बीजेपी की ओर से, और अब शुरुआत भी हो चुकी है। उसको स्कैन करते ही कुछ करीब 7 आरोपों के जो कांग्रेस पर लग रहे हैं, कांग्रेस सरकार पर लग रहे हैं, जिसमें कोल घोटाला, शराब घोटाला, गौठान घोटाला, पीएससी में नियुक्तियों को लेकर घोटाला, इसके अलावा अन्य पीडीएस जो दिया जाता है, अन्न बांटे जाते हैं गरीबों को, उसको लेकर घोटाला। तो ऐसे 7 घोटालों का उसमें वीडियो बनाकर बाकायदा जिक्र किया गया है। एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री कह सकते हैं, 7 घोटालों का करते हुए बनाकर उसमें जारी किया गया है। उसको स्कैन करते ही वो वीडियो आप मोबाइल पर दिखने लगेंगे। तो इसी को लॉन्च करने के लिए पहुंचे थे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। उन्होंने एक बड़ा बयान, इसको जो आरोप लगते रहते हैं वो पहले भी लगे हैं, अन्य नेताएं लगाए हैं, लेकिन आज बड़ा संकेत एक दे दिया इन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा कि देखिए, दिल्ली में करीब 150 करोड़ रुपए का शराब घोटाला हुआ था, जिसमें 3 लोग उनके बड़े नेता जो हैं आपके जेल में चले गए। संजय सिंह का जिक्र करते हुए कहा, और 2 मंत्री भी हैं उसमें शामिल। अब छत्तीसगढ़ में जो घोटाले हो रहे हैं सब 500 करोड़ 2000 करोड़ के हैं, तो ऐसे में आप अंदाजा लगाइए कि अब किसकी बारी है। तो ये एक बड़ा राजनीतिक मैसेज इसके बाद गया हुआ है। जी बाबा, तो क्या लगता है कि अब जो आपने, यदि अनुराग ठाकुर ने वहाँ पे कहा, तो क्या आपको लगता है कि जो दिल्ली में दोहराया जा रहा है, क्या वो जो दिल्ली में हो रहा है वो क्या रायपुर में दोहराया जा सकता है? अब तो एक आध दिन बाद जो है आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद तो फिर सब चुनाव की तैयारी में रहेंगे। क्या उसके पहले कुछ होने की संभावना हो सकती है मिलेश? देखिए जो बाबा, देखिए जो ये कोल घोटाला है उस मामले में चार्जशीट पेश हो चुकी है और 25 अक्टूबर को कोर्ट में कई लोगों को पेश होना है, जिसमें 2 विधायक हैं सत्ताधारी दल के, देवेंद्र यादव और एक चंद्रदेव राय। इसके अलावा कई संगठन के नेताओं को भी समन जारी होगा और उसमें गैर जमानती वारंट के तहत ही वो जारी होना है और उसमें अग्रिम जमानत लेना है इन नेताओं को। तो ये कयास, जब से ये नोटिस जारी हुआ है तब से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ये जो 25 अक्टूबर है एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम का भी दिन हो सकता है, भले आचार संहिता लगी रहेगी इसके बावजूद, क्योंकि अब तक जितने भी चार्जशीट पेश हुए हैं और गिरफ्तारी करके ईडी ने वो किया है कोल मामले में, उसमें किसी की भी जमानत नहीं हुई है। ऐसे में ये इस बात का कयास लगाया जा सकता है कि हो सकता है कि 25 अक्टूबर को एक बड़ा कोई राजनीतिक घटनाक्रम हो। जी, आपने सही कहा कि जो मुद्दे जो हैं वो लगातार जो है उठाए जा रहे हैं और केंद्रीय मंत्री जो वहाँ पे थे, आईएनबी मिनिस्टर, उन्होंने भी इशारा किया। प्रियंका गांधी की बात की हमने कि प्रियंका गांधी जो है वो मध्य प्रदेश में थी, अब ये कांकेर में भी होंगी। वो 6 अक्टूबर को कांकेर के दौरे पे आ रही हैं और क्या क्या उनका प्रोग्राम होगा ये जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी। पहले आपको वो दिखाते हैं, फिर हम इजहार के पास भी और नीलेश के पास भी चलेंगे। चुनाव नजदीक आ चुके हैं और कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी के तमाम कार्यक्रम भी आरंभ हो चुके हैं। देखा हमने कि 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, लेकिन कांकेर में जो तैयारियां हैं वो आप देख सकते हैं कि यहां पर प्रियंका गांधी जो कांग्रेस पार्टी की जो राष्ट्रीय महासचिव है वो पहुंचने वाली हैं, जिनकी तमाम तैयारियां जोरों शोरों से जारी है। देख सकते हैं किस तरह से यहां पर स्टेज को सजाया जा रहा है। कल इस जगह पर प्रियंका गांधी मौजूद होंगी, छत्तीसगढ़ के जो सीएम है भूपेश बघेल मौजूद होंगे, डिप्टी सीएम होंगे, इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के वो तमाम मंत्री और लीडर मौजूद होंगे जो छत्तीसगढ़ चुनाव में जो है खास तौर पर अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने के लिए, पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, पार्टी को चुनाव में जीत दिलाने के लिए मेहनत करेंगे। ये वो पूरा पंडाल तैयार किया जा रहा है जहां पर लोग काफ़ी संख्या में मौजूद होंगे। यहां पर तकरीबन लाखों लोगों की मौजूदगी होगी, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में जो है सुरक्षा की दृष्टि से भी काफ़ी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस की तमाम वो देख सकते हैं, पुलिस की जो टीमें हैं, पुलिस के जो जवान हैं, लगातार इस इलाके में मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कतें ना हो, क्योंकि नक्सल प्रभावित इलाका है। इस इलाके में खास तौर पे नक्सलियों की काफ़ी आमद होती है। तो खास तौर पर देखा जाए तो कांकेर जो इलाका है, जिला मुख्यालय का इलाका, यहाँ पर भी बड़े मंत्रियों के, बड़े लीडरों के आने का आगमन को देखते हुए जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पुख्ता की जा रही है। फिलहाल इतना ही। नीरज तिवारी, एनडीटीवी, कांकेर। तो ये कांकेर की बात हो रही थी। अब हम अपने दोनों सहयोगी के पास चलते हैं। इजहार, सबसे पहले प्रियंका गांधी जो है वो लगातार मेहनत कर रही हैं, पहले भी छत्तीसगढ़ की तरफ गई,
आज आपके यहाँ पे थी, तो कांग्रेस में एक चेहरा जो कि कहा जाता है कि वो वोट खींचने के लिए बहुत कारगर होता है, बहुत सारी महिलाएं उनको देखने भी आती हैं, एक लोगों में उत्सुकता भी रहती है, उसको सबसे पहले आगे किया है। बिल्कुल, देखिए हमने पिछले चुनावों में देखा है और हमने मध्य प्रदेश में अभी तक प्रियंका गांधी की जितनी रैलियां हुई हैं, सभाएं हुई हैं, उन सब में देखा है कि कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं, युवतियां हैं, उनको आकर्षित करने में प्रियंका गांधी सफल साबित हुई हैं। यही वजह है कि मध्य प्रदेश की आधी आबादी को साधने की दिशा में कहीं ना कहीं बीजेपी ज़्यादा से ज़्यादा प्रियंका गांधी का इस्तेमाल करना चाहती है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, कांग्रेस ज़्यादा से ज़्यादा प्रियंका गांधी का इस्तेमाल करना चाहती है, जिससे कि मध्य प्रदेश की जो आधी आबादी है उसको साधा जा सके। और प्रियंका गांधी के अंदर कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के नेता हैं, जो महिला नेत्री हैं, अगर हम उनसे बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमको ये बोलते हैं कि हमें प्रियंका गांधी के अंदर इंदिरा गांधी जी की झलक दिखाई देती है और उसी झलक को हम बार बार देखने के लिए उनकी सभाओं में जाते हैं, उनकी रैलियों में जाते हैं और जो उनके कार्यक्रम होते हैं उसमें जाते हैं। तो कांग्रेस के पास मध्य प्रदेश चुनाव में एक महिला चेहरा है जिसको कहीं ना कहीं प्रदेश की महिलाएं, जो युवतियां हैं वो पसंद करती हैं, उनको सुनने जाती हैं। यही वजह है कि कांग्रेस पूरा फोकस कर रही है, कि कोशिश कर रही है कि जो प्रियंका गांधी हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मध्य प्रदेश में सभाएं कराएं जाएं, रैलियां कराएं जाएं, ताकि जो मध्य प्रदेश की आधी आबादी है उस पर फोकस किया जाए और उसको कहीं ना कहीं जो वोट है उसके रूप में कन्वर्ट किया जाए और आगामी विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत से ज़्यादा जनादेश के साथ ज़्यादा सीट लेके सरकार बनाई जाए, जिससे कि अल्पमत की सरकार ना हो, जिससे कि खरीद फरोख्त की नौबत ना आए। तो इसी दिशा में कांग्रेस लगातार काम कर रही है और कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी पर जो कांग्रेस की उम्मीद है वो लग रहा है कि वो उसमें खरी उतरती हुई दिखाई देंगी। नीलेश के पास चलते हैं। नीलेश, इसी बात को यदि हम छत्तीसगढ़ के लिहाज से देखें, जहां जो है महिलाओं का प्रतिशत जो है पुरुष से ज़्यादा है और महिला वोटर भी पुरुषों से ज़्यादा है, और हम लगातार देख रहे हैं कि चुनावी चर्चा में हम लगातार अपने दर्शकों को दिखाते रहे कि किस तरह प्रियंका गांधी हर हफ्ते, हर 2-4 दिनों के बाद छत्तीसगढ़ में दिखती हैं। अब तक तो मुझे लगता है पूरा छत्तीसगढ़ उन्होंने घूम लिया होगा। तो आपको क्या लगता है ये कैसा कदम है कांग्रेस का, प्रियंका को बार बार छत्तीसगढ़ लाना? देखिए, जो भरोसे का सम्मेलन किया था, कांग्रेस ने शुरुआत की थी, उसका बस्तर से शुरुआत हुई थी, उसमें प्रियंका गांधी आई थी, महिलाओं के लिए एक बड़ा मैसेज दिया गया था। उसके बाद अभी हाल ही में पिछले महीने 20-21 तारीख को प्रियंका गांधी भिलाई आई थी। अब जो है वो कांकेर जा रही है। कांकेर, आपने जैसा कि जिक्र किया कि छत्तीसगढ़ में महिलाओं की आबादी और जो मतदाता भी हैं उनमें भी रेशियो ज़्यादा है पुरुषों के मुकाबले। इतना ही नहीं, जो बस्तर संभाग का दंतेवाड़ा जिला है वहाँ सबसे ज़्यादा महिला वोटर्स हैं कुल वोटर्स में अगर देखा जाए। जो कांकेर में जहाँ सभा होनी है उसके पड़ोसी जिला जो है कोंडागांव, वहाँ पर महिलाओं की आबादी सबसे ज़्यादा है छत्तीसगढ़ में। ऐसे में महिलाओं को साधने का जो काम है वो प्रियंका गांधी के माध्यम से किया जाएगा और कल की भी जो सभा होनी है उसमें भी लगभग 866 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण, भूमि पूजन और अन्य योजनाएं शुरू करने का दावा तो है ही है सरकार का। वो सरकारी लहजे पर जो भी उसका मैसेज दे, लेकिन प्रियंका गांधी के माध्यम से खासकर महिलाओं को, क्योंकि जब 20-21 सितंबर को प्रियंका गांधी भिलाई आई थी, उनमें हमसे बातचीत के दौरान एक महिला मिल गई थी और उन्होंने कहा था कि बोकारो में हम इंदिरा गांधी की सभा को सुनने गए थे, मैं बच्ची थी उस समय। आज जब पता चला कि प्रियंका गांधी आ रही हैं तो हम देखने के लिए आ गए। ये भिलाई की बात थी। तो यही स्थितियां लगभग छत्तीसगढ़ में प्रियंका गांधी के चेहरे को वोट में कितना तब्दील कर सकती है कांग्रेस, उनके लोकप्रियता को जो महिलाओं में है, इसकी कोशिश रहेगी। जी जरूर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रधानमंत्री के जबलपुर दौरे की। और प्रधानमंत्री ने वहाँ पे सभा की। गोंड रानी दुर्गावती की जयंती के मौके पर जबलपुर में थे प्रधानमंत्री, और संजीव चौधरी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी। संजीव जी, बताएं क्या क्या होने वाला है, आपके इलाके का रिपोर्ट कार्ड क्या है इस चुनावी चर्चा में? तो क्षमा चाहता हूं कि मैं आपके साथ लाइव नहीं जुड़ पाया, फोन से जुड़ रहा हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री की इस सभा में लाइव टेलीकास्ट का मना किया गया था एसपीजी के कुछ सुरक्षा कारणों से। पर सभा, जो प्रधानमंत्री की सभा हुई, प्रधानमंत्री जनता के बीच से एक जीप में आए और हाथ हिलाते हुए, अभिवादन करते हुए, बहुत भीड़ थी, जनता काफी उत्साहित थे मोदी जी को सुनने के लिए, क्योंकि
लगभग 4.5 वर्ष बाद एक बार फिर जबलपुर मोदी जी का आगमन हुआ था, प्रधानमंत्री का आगमन हुआ। और पूरे 40 मिनट के भाषण में जाते जाते चुनाव प्रचार भी कर गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम महाकौशल में चाहते हैं कि एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो, क्योंकि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छा महाकौशल में रिपोर्ट कार्ड नहीं था। तो आपको जैसा मालूम होगा कि पिछले 7 महीने में 9 बार प्रधानमंत्री आ चुके हैं। जैसा अभी आप रायपुर के लिए प्रियंका गांधी की बात कर रहे थे, इसी तरह से मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री के दौरे लगातार चल रहे हैं। और अभी ऐसा लगता है कि आचार संहिता लगने के बाद प्रधानमंत्री के कुछ दौरे और भी मध्य प्रदेश में होंगे। जहां तक बात की जाए वोटों की, तो बाबा ये जो मोदी जी का दौरा है, ये पूरी तरह से गौंड, आदिवासी और पिछड़े वोटों को साधने के लिए है। गौंड रानी दुर्गावती के वंशज आज मेरे साथ थे, 14वें वंशज आज मेरे साथ थे। पूरे देश भर में वो फैले हुए हैं। वो जबलपुर आए थे इसके लिए, और बहुत खुश हैं। वो चाह रहे हैं कि गौंड जो बिखरे हुए हैं देश में, असंगठित हैं, वो सब एक साथ आए और ये काम इस प्रतिमा के और इस संग्रहालय के लगने से हो सकता है। तो जो निशाना है गौंड वोटों का, आदिवासी वोटों का, उस पे कुछ नरेंद्र मोदी जी की ये सभा सफल हुई दिखती है अभी। चलिए जी, संजीव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े इस पूरे चीज़ों को समझाने के लिए। इस जबलपुर दौरे की क्या राजनीतिक महत्ता थी, ये हमारे बड़े सहयोगी संजीव जी ने बताया हमें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज चुनावी चर्चा में इतना ही। हमारे तीनों सहयोगियों को बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। मनोरंजन भारती को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।